हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी डोज में। तो पिछले कुछ लेक्चरों में हम लोग मैकेनिज्म देख चुके थे, इलास्टिक एनालिसिस के अंदर भी और प्लास्टिक एनालिसिस के अंदर भी। मैकेनिज्म देखने के बाद हम लोग स्ट्रक्चरल हिंज और प्लास्टिक हिंज के बीच का डिफरेंस देखे थे। तो स्ट्रक्चरल हिंज और प्लास्टिक हिंज का सवाल कब पैदा हुआ था? जब हम लोग मैकेनिज्म की बात किए थे इलास्टिक और प्लास्टिक में डिफरेंटली। तो जब हम लोग इलास्टिक में मैकेनिज्म की बात कर रहे थे तो वहाँ पे एक हिंज पहले से ही प्रोवाइडेड था, या फिर मैंने खुद से प्रोवाइड किया था, तब जाके वो स्ट्रक्चर मैकेनिज्म के अंदर इंटर किया था। क्योंकि मैंने उसके अंदर लोड कुछ इस तरीके से नहीं बढ़ाया था कि उसके अंदर जो वो स्ट्रक्चर है वो प्लास्टिक कंडीशन में चला जाए। प्लास्टिक कंडीशन में जाने के लिए किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर जो स्ट्रेस होता है वो यील्ड स्ट्रेस से ज़्यादा होना चाहिए। तो कहने का मतलब इलास्टिक एनालिसिस के अंदर ऐसा कुछ लोडिंग कंडीशन तो है नहीं। तो इसका मतलब वो हिंज का फॉर्मेशन, जो हिंज दिखाई दे रहा था प्लास्टिक एनालिसिस के अंदर, वो हिंज मैंने खुद से प्रोवाइड किया था स्ट्रक्चर के अंदर। तो उस हिंज को बोलते हैं स्ट्रक्चरल हिंज। और जब प्लास्टिक एनालिसिस में मैकेनिज्म की बात करते थे तो प्लास्टिक एनालिसिस में मैकेनिज्म तब अकर करेगा जब मैं हिंज को डेवलप करवाऊंगा, मतलब कुछ लोडिंग को इस तरीके से बढ़ाऊंगा, लोडिंग को इस तरीके से बढ़ाऊंगा कि किसी स्ट्रक्चर के अंदर प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी के बराबर मोमेंट जनरेट हो जाएगा। जैसे ही प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी के बराबर मोमेंट रीच करेगा किसी पॉइंट पे, उस पॉइंट पे प्लास्टिक हिंज का फॉर्मेशन होगा और वो हिंज उस बीम को या फिर स्ट्रक्चर को फेल करवा देगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो नंबर ऑफ हिंजेस क्यों है? आज का जो हमारा टॉपिक है वो नंबर ऑफ हिंजेस है, इसलिए क्योंकि जब हम लोग इलास्टिक में और प्लास्टिक में मैकेनिज्म का बात किए थे तो दोनों में मैकेनिज्म की बात करते समय हम हिंज की बात किए थे, मतलब दोनों स्ट्रक्चर में मैंने हिंज को दिखाया था। ये बात अलग है कि इलास्टिक में वो हिंज स्ट्रक्चरल हिंज था और प्लास्टिक एनालिसिस में वो हिंज प्लास्टिक हिंज था, लेकिन था हिंज ही। मतलब वो मिला जुला के ये बात हो रही है कि हिंज बनने के बाद ही स्ट्रक्चर फेल कर रहा है। इसका मतलब सवाल ये आता है कि क्या एक हिंज बनाना इनफ है? जैसे कि मैंने पिछले एग्जाम्पल्स में दिखाया था कि सिंपली सपोर्टेड बीम में एक हिंज जैसे ही बनाया, सिंपली सपोर्टेड बीम में एक एक्स्ट्रा हिंज बनाते ही वो स्ट्रक्चर फेल कर गया, मतलब कोलैप्स कर गया, मैकेनिज्म अकर कर गया। अगर इलास्टिक एनालिसिस की बात करें तो एक हिंज वो स्ट्रक्चरल हिंज था, प्लास्टिक एनालिसिस की बात करें तो वो जो एक हिंज था वो प्लास्टिक हिंज था, लेकिन था हिंज ही, और हिंज बनने के बाद वो स्ट्रक्चर फेल हो गया। तो क्या एक हिंज देना स्ट्रक्चर को कोलैप्स में इंटर करवा देगा, मतलब कि प्लास्टिक मैकेनिज्म में इंटर करवा देगा क्या? एक हिंज देना स्ट्रक्चर के अंदर मैकेनिज्म में इंटर करवा देगा क्या? नहीं। अब उसी की बात करेंगे आज के लेक्चर में कि कितना हिंज हमको प्रोवाइड कराना पड़ेगा किसी स्ट्रक्चर के अंदर ताकि वो स्ट्रक्चर मैकेनिज्म में इंटर कर जाए। कहने का मतलब उस स्ट्रक्चर का मैकेनिज्म अगर कर जाए, कहने का मतलब वो अनस्टेबल हो जाए या फिर फेलियर हो जाए उस स्ट्रक्चर का। तो आज के लेक्चर में वही देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर। आज का तो बात करेंगे, आज का बात ये होगा कि हम लोग कितना हिंज किसी स्ट्रक्चर के अंदर देना पड़ेगा ताकि वो स्ट्रक्चर का मैकेनिज्म अकर कर जाए या फिर फेल हो जाए उस स्ट्रक्चर का, या फिर अनस्टेबल हो जाए वो स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। किसी भी स्ट्रक्चर की अनस्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी की जो हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि कोई स्ट्रक्चर अनस्टेबल है या फिर स्टेबल है। तो उसके लिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग इलास्टिक और जो प्लास्टिक है दोनों का स्टडी एक साथ करेंगे, दोनों में एनालिसिस एक साथ करेंगे, क्योंकि हमको मतलब कि हमको दोनों में डिफरेंस पता चल चुका है कि इलास्टिक एनालिसिस और प्लास्टिक एनालिसिस में डिफरेंस क्या है। देखिए, बन रहा है दोनों में हिंज ही, लेकिन इलास्टिक एनालिसिस में जो हिंज बन रहा है वो बन नहीं रहा है, मैंने खुद से प्रोवाइड किया था उससे हिंज को, उसको स्ट्रक्चर हिंज बोलते थे। लेकिन प्लास्टिक एनालिसिस में वो हिंज खुद से जनरेट हो जा रहा था लोडिंग कंडीशन के मतलब करस्पॉन्डिंग, मतलब लोडिंग कंडीशन कुछ इस तरीके से हो रहा था कि स्ट्रक्चर के अंदर प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी के बराबर मोमेंट बन जा रहा था, रिक्वायर्ड वो जनरेट हो जा रहा था। उसके बाद उस स्ट्रक्चर के अंदर प्लास्टिक हिंज का फॉर्मेशन हो जा रहा था। तो सवाल हिंज पे आकर टक रहा है, तो हम लोग हिंज की बात करेंगे लेकिन दोनों का एक साथ बात करेंगे। अब जैसे ही दोनों का एक साथ बात करेंगे, अब दोनों को एक ही मत कंसीडर कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। दोनों में से डिफरेंस क्या है? वही हिंज का डिफरेंस होगा कि हिंज एक में खुद ब खुद आता है और एक में हिंज हमको खुद से प्रोवाइड करना पड़ता है। तो बस ये डिफरेंस रहेगा, बाकी बात एक ही साथ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अनस्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी के थोड़ा सा बेसिक बात कर लें कि किसी भी स्ट्रक्चर को अनस्टेबल और स्टेबल कैसे घोषित किया जाए, कैसे बोला जाए कि स्ट्रक्चर स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा स्ट्रक्चर के पार्ट में इंटर करना पड़ेगा। हम उस यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर के पार्ट को हल्का सा डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने। उसके डिटेल में देखने के लिए आप स्ट्रक्चर को थोड़ा सा अच्छे से डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी, मतलब इनडिटरमिनेसी चैप्टर को थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा उसके बारे में। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा पढ़िएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हम अब वैसे ओवरव्यू दे रहे हैं थोड़ा सा जल्दी में। तो हम सिंपली सपोर्टेड की सिंपली बात करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम का। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है कि एक साइड हिंज सपोर्ट होता है और एक साइड रोलर सपोर्ट होता है। तो जहाँ पे हिंज सपोर्ट होता है वहाँ पे हमारे पास दो रिएक्शन अवेलेबल होते हैं, एक वर्टिकल रिएक्शन, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। और जहाँ पे रोलर सपोर्ट होता है वहाँ पे सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन ही होता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी बताने के लिए हमको स्टैटिक डिटर्मिनेसी, स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी देखना पड़ता है कि किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी स्ट्रक्चर का डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी
कितना है या फिर डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कितना है, वो देखने के लिए हमको स्टैटिक इंडिटरमिनेसी के बारे में थोड़ा सा जानना होगा। तो क्या होता है स्टैटिक इंडिटरमिनेसी? स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ये इंडिकेट करता है कि किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर, देखिए अगर इस स्ट्रक्चर के अंदर रिएक्शन की बात करें, कितने रिएक्शन है इस स्ट्रक्चर के अंदर? टोटल रिएक्शन कितने हैं? 1 2 3 रिएक्शन 3 है। मतलब अगर इस 3 रिएक्शन को फाइंड आउट कर लिया जाए, ध्यान दीजिएगा ये तीनों रिएक्शन अननोन होंगे। अगर कोई लोडिंग क्राइटेरिया है, लोडिंग कंडीशन हमको दिया हुआ कि ये लोड लग रहा है, इस लोड के कंडीशन के मतलब इस लोड के अंडर में ये सब रिएक्शन डेवलप हो रहा है, तो इस लोड के अंदर में ये सब डेवलप हो रहा है, तो हमको ये पता चल चुका है, ये लोडिंग कंडीशन पता है, लेकिन हमको ये रिएक्शंस नहीं पता हैं। अगर ये रिएक्शन पता नहीं है तब तक हम इस बीम के अंदर या फिर स्ट्रक्चर के अंदर क्या BMD आ रहा है, क्या SFD आ रहा है, मतलब क्या बेंडिंग मोमेंट, क्या शियर फोर्स या क्या एक्सियल फोर्स, ये सब पे कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते हैं जब तक हमको रिएक्शंस के बारे में पता नहीं होगा। तो सबसे पहले उसके बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स या फिर एक्सियल फोर्स को बताने के लिए हमको इन रिएक्शंस को पता करना पड़ेगा कि ये रिएक्शन कितना कितना होंगे। ये रिएक्शंस अगर हम किसी स्ट्रक्चर के अंदर पता कर पाते हैं तो उसी को बोला जाता है कि वो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। कहने का मतलब स्टैटिकली डिटर्मिनेट है। स्टैटिकली डिटर्मिनेट उसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं जिस स्ट्रक्चर के अंदर हमको एक्सटर्नल रिएक्शंस फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, एक्सटर्नल रिएक्शन, ये सब एक्सटर्नल रिएक्शन है। ये मैंने एक्सटर्नल लोड लगाया, उसके रिस्पॉन्स में जो रिएक्शन डेवलप्स होते हैं वो एक्सटर्नल रिएक्शंस होते हैं। तो ये रिएक्शंस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यही अननोन है, इन्हीं को मैं यहाँ पे अननोन बोल रहा हूँ और इन्हीं को फाइंड आउट करना है मेरे को, इन्हीं तीनों को। अगर इन तीनों को मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ तब ये स्ट्रक्चर को ऐसा बोलेंगे कि ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट है। अगर फाइंड आउट नहीं कर पाता हूँ तो ऐसा बोलेंगे कि ये स्ट्रक्चर स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है। कितने रिएक्शन को फाइंड आउट कर पाते हैं, कितने को नहीं कर पाते हैं, वही हमको डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी मतलब डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी बताता है। अब कैसे बताता है देखते हैं। तो हमारे पास ये निकल के आ गया कि इस सपोर्ट इस बीम में कितने रिएक्शन है, टोटल रिएक्शन है 3। इसको मैं R से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये कौन कौन सा रिएक्शन है आपको ये तो पता चल चुका है। ये वर्टिकल रिएक्शन है, मतलब मान लेते हैं अगर ये A है, अगर ये B है तो ये VA है, ये VB है और ये HA है, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये जो 3 रिएक्शंस है ये कौन कौन से हैं? VA, VB और HA। यही 3 रिएक्शंस को हम अननोन बोल रहे हैं, यही 3 अननोन भी है हमारे पास। अब ध्यान दीजिए, इन तीनों को निकालने के लिए हम लोग इक्वेशंस का यूज करेंगे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज करेंगे। और इसके पास कितने इक्विलिब्रियम इक्वेशन है? 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। कौन कौन से? समेशन V = 0, समेशन H = 0 और समेशन M = 0। इन इक्विलिब्रियम इक्वेशन को लेकर चिंता में मत होइएगा, इसके बारे में आगे नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में डिस्कस करेंगे डिटेल में। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल बस देख लीजिए कि हमारे पास कितने इक्विलिब्रियम इक्वेशन होते हैं। ये 2D में स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर लोडिंग भी 2D में है, स्ट्रक्चर भी 2D में है, इसलिए 2D में हमारे पास 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन निकल के आते हैं। तो 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन निकल के आए, 3 रिएक्शन था, मतलब 3 अननोन था। हमारे पास 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है। आपको पता है कि 3 इक्वेशन को 3 अननोन की हेल्प से, मतलब सॉरी 3 अननोन को 3 इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व किया जा सकता है। मतलब कि तीनों रिएक्शंस मतलब फाइंड आउट किया जा सकते हैं, मतलब तीनों रिएक्शन को फाइंड आउट किया जा सकता है। जैसे ही स्ट्रक्चर में किसी भी रिएक्शंस को, सारी रिएक्शंस को उसको फाइंड आउट किया जाने लगे तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम लोग? वो डिटर्मिनेट, स्टैटिकली क्या है? डिटर्मिनेट है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे? स्टैटिक डिटर्मिनेसी फाइंड करेंगे, मतलब डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। ध्यान दीजिएगा, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी क्या होता है? नंबर ऑफ रिएक्शन माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इसको इंडिकेट कर देते हैं n से, ठीक है। तो n से इंडिकेट कर दिए, तो R - n, कितने रिएक्शन है इसके पास? 3 रिएक्शन है। और कितने इक्वेशन है इसके पास? 3 है। इसका मतलब हमारा डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी कितना निकल के आ गया? 0। मतलब कि एक भी ऐसा रिएक्शन नहीं है जिसको हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ये 0 यही इंडिकेट करता है। डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी कहने का मतलब कि 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, सॉल्व किया जा सकता है, तीनों को फाइंड आउट किया जा सकता है। इसका मतलब कि इसका डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी 0 है। कहने का मतलब कि कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं है जिसको फाइंड आउट नहीं किया जा सके। इसका मतलब ये जैसे ही डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी आपका 0 या ग्रेटर देन 0 आता है तो उसको हम लोग स्टेबल स्ट्रक्चर बोलते हैं। कि अब इसका क्योंकि डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी 0 आ गया या फिर 0 से बड़ा भी आता है तो इसको क्या बोलते हैं? ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हम लोग बस इसकी बात कर चुके हैं, ये हम लोग स्टेबल स्ट्रक्चर की बात किए हैं। अब जाके इसको कैसे मैकेनिज्म में इंटर करवाएंगे, क्या हमको करना पड़ेगा भाई मैकेनिज्म बनाने के लिए इसका, तो ध्यान दीजिएगा। तो पहले ही बता चुके थे इसके बारे में कि अगर किसी भी स्ट्रक्चर का मैकेनिज्म करवाना होगा तो उसके अंदर किसी प्रकार से एक हिंज का डेवलपमेंट करना होगा, या वो तो हिंज आप खुद से प्रोवाइड कर सकते हैं,
या वो हिंज आप खुद से प्रोवाइड कीजिए, या फिर लोडिंग कंडीशन को कुछ ऐसा बढ़ाइए कि बीम इंटरनली एक इंटरनल रिस्पॉन्स की वजह से उसके अंदर खुद से एक हिंज का डेवलपमेंट हो, जिसको प्लास्टिक हिंज भी बोलते हैं। तो हमने इस लोड को लगाया है। अभी हम लोग इलास्टिक की बात करते हैं, तो कि दोनों सेम है, बनाना हमको हिंज ही है। तो फाइनली मान लेते हैं कि एक हिंज मैंने खुद से यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया एज पर इलास्टिक एनालिसिस, मैंने खुद से यहाँ पे एक हिंज प्रोवाइड कर दिया। जैसे ही ये हिंज प्रोवाइड किया, थोड़े बहुत कंडीशन चेंज होंगे। कंडीशन क्या होगा, नंबर ऑफ रिएक्शन तो अभी भी R = 3 रह जाएगा, 1 2 3 रिएक्शन ही हमारे पास। लेकिन जो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं, वो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं हमारे पास, वो भी 3 ही होंगे। लेकिन एक एक्स्ट्रा इक्वेशन डेवलप हो जाएगा, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा हमको। ये हिंज देखिए, ये हिंज हमको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा। वो क्या इन्फॉर्मेशन देता है, हिंज मतलब कि उसके अबाउट जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो जीरो होता है। क्योंकि हिंज पे मोमेंट जीरो होता है, इसलिए ऐसा बोल सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर हिंज पे, इस हिंज की बात की जाए तो इस हिंज पे बेंडिंग मोमेंट जीरो आना चाहिए। तो ये हमको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकाल के देता है, ये एक एक्स्ट्रा इक्वेशन दे देगा। जैसे ही एक एक्स्ट्रा इक्वेशन दिया, तो वो इक्वेशन की हेल्प से हम लोग रिएक्शन को, बचे हुए रिएक्शन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसके पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने हैं, 3 हैं। और एक एक्स्ट्रा इक्वेशन से इसके पास क्या है, वो एक्स्ट्रा इक्वेशन कौन सा है, ये इंटरनल हिंज की वजह से है, जो मैंने इसको हिंज प्रोवाइड किया है, स्ट्रक्चरल हिंज। इसको स्ट्रक्चरल हिंज बोल सकते हैं। स्ट्रक्चरल हिंज और प्लास्टिक हिंज। देखिए, मैंने इलास्टिक और प्लास्टिक का दोनों साथ एक साथ यहाँ पे डिस्कस कर दिया कि अगर इस हिंज को मैंने खुद से प्रोवाइड किया तो इसको स्ट्रक्चरल हिंज बोलेंगे, वो इलास्टिक के अंदर में आ जाएगा। अगर लोडिंग कंडीशन को बढ़ाते हैं, लोड को बढ़ाते हैं, कुछ ऐसा बढ़ाते हैं कि यहाँ पे लोड बढ़ते बढ़ते प्लास्टिक मोमेंट तो सबसे पहले सेंटर पे ही रीच करेगा, तो प्लास्टिक मोमेंट भी यहाँ पे सबसे पहले रीच करेगा, तो प्लास्टिक हिंज का फॉर्मेशन यहीं पे होगा। तो उस केस में इसको प्लास्टिक हिंज भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे प्लास्टिक इलास्टिक दोनों को साथ लेके चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे दोनों को एक साथ बात कर दी है। तो ध्यान दीजिए, इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमारे पास 3 थे और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आया। वो क्या इन्फॉर्मेशन आया कि बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पे A B तो C लिख दीजिए, बेंडिंग मोमेंट एट C = 0। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था। तो जैसे ही बेंडिंग मोमेंट C = 0 हो गया, तो इसके बाद हम लोग का N = कितना हो गया, 4 हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, अब अगर डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालिएगा तो R - N हमको वापस से करना है। R - N करने का मतलब कि 3 माइनस, अब की बार N कितना है, 4 है। तो ये डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी माइनस में निकल के आ जाएगा। तो स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी पे कमेंट करने के लिए मैंने आपको एक बात बोली थी कि जैसे ही उसका स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होता है, आप ऐसा बोल सकते हैं कि वो स्ट्रक्चर स्टेबल है। ठीक है, स्टैटिकली स्टेबल है। जैसे ही उस स्ट्रक्चर का जो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी है वो निगेटिव में होता है, मतलब लेस देन 0 होता है, विच इज लेस देन 0 ऐसा लिख सकते हैं, तो वो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, अब ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल है। अब हमको पता चल चुका है कि ये स्ट्रक्चर क्या है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल होने का मतलब कि अब ये लोड को रेजिस्ट नहीं करेगा, अब क्या कर जाएगा, सीधा इसका रिजिड बॉडी रोटेशन होगा और ये हिंज यहाँ पे मूव कर जाएगा। ठीक है, तो रिजिड बॉडी रोटेशन हो जाएगा, यहाँ पे सीधा रिजिड बॉडी रोटेशन देखने को मिलेगा विदाउट एनी रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट रोटेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे प्लास्टिक हिंज का फॉर्मेशन होगा। अगर स्ट्रक्चरल हिंज है तो सीधा वो भी रोटेट करके आ जाएगा यहाँ पे, तो वो भी एक अनस्टेबिलिटी का कॉज होगा। तो देखिए, ये रहा अनस्टेबिलिटी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम लोग अनस्टेबिलिटी का बात कर चुके हैं, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी का बात कर चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा सा ये बात करेंगे कि कितना हिंज हमको प्रोवाइड करना पड़ा। ध्यान दीजिए, अगर आप थोड़ा सा केस स्टडी करें, अगर आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, तो ऑब्जर्व करने पे ये पाएंगे कि पहले जो सिंपली सपोर्टेड बीम था उसका डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी कितना था, 0 था। कहने का मतलब 0 था, तो वो क्या था, एक स्टेबल स्ट्रक्चर था। स्टेबल था, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो एक डिटरमिनेट स्ट्रक्चर था, उसके अंदर कोई भी रिएक्शन को फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो एक डिटरमिनेट स्ट्रक्चर भी था, इट वॉज अ डिटरमिनेट स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो इट वॉज अ स्टेबल स्ट्रक्चर। और उसको अनस्टेबिलिटी में बदलने के लिए मेरे को कितना हिंज प्रोवाइड करना पड़ा था, 0 + 1, कि अगर उसके डिग्री ऑफ डिटरमिनेसी में 1 ऐड करके उसके अंदर हिंज दे दी हूँ मैं, उसके अंदर वो हिंज प्रोवाइड कर दिया जाए, तो वो स्ट्रक्चर किस चीज़ में तब्दील हो जाएगा, अनस्टेबल स्ट्रक्चर में। तो वो स्ट्रक्चर एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर बन जाएगा, यानी कि उस स्ट्रक्चर का क्या कर हो जाएगा, मैकेनिज्म अकर कर जाएगा। तो किसी भी स्ट्रक्चर को मैकेनिज्म में एंटर करवाने के लिए कितना हिंज लगाना पड़ेगा, उसमें डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी +1 के बराबर हिंज प्रोवाइड कराना पड़ेगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि किसी भी स्ट्रक्चर को डिटरमिनेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो अगले एग्जाम्पल में देखते हैं। क्यों, क्योंकि ये एग्जाम्पल पहले से ही डिटरमिनेट था, तो इसमें डिटरमिनेट बनाने के लिए कोई एडिशन नहीं करना पड़ा था। ये पहले से डिटरमिनेट था, लेकिन इसको अनस्टेबल बनाने के लिए इसमें एक्स्ट्रा एक हिंज का फॉर्मेशन करना पड़ा था। तो अगले एग्जाम्पल से आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगा कि
अनडिटर्मिनेट मतलब इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को डिटर्मिनेट में कैसे बदलें, फिर डिटर्मिनेट से हम लोग कैसे अनस्टेबल या फिर मैकेनिज्म स्ट्रक्चर में इंटर करें, मतलब मैकेनिज्म में इंटर करेंगे कैसे, तो उसको एग्जांपल को देखते हैं, वो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। आइए एक अच्छा एग्जांपल देखते हैं इस नंबर ऑफ हिंज से रिलेटेड, प्रॉब्लम से रिलेटेड कितना हिंज लगाना पड़ेगा हमको, उससे रिलेटेड एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अच्छा क्वेश्चन हम लोग 2 हिंज आर्च को देखते हैं। आप स्ट्रक्चर में 2 हिंज आर्च के बारे में पढ़ चुके होंगे। 2 हिंज आर्च होता है कि जिसके दोनों सपोर्ट मतलब जो होते हैं हिंज सपोर्ट होते हैं। तो 2 हिंज आर्च के बारे में हमको ये देखते ही पता चल गया है कि ये जो क्योंकि हिंज सपोर्ट है इसका जो रिएक्शन निकलने वाला है, एक वर्टिकल रिएक्शन होगा इसके पास, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगा। सेम उसी की तरह इसका भी वर्टिकल रिएक्शन होगा, इसके पास हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगा। अगर टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन की बात की जाए तो नंबर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं 1 2 3 4 है। नंबर ऑफ इक्वेशन की बात की जाए तो नंबर ऑफ इक्वेशन हमारे पास 3 ही है, जो कि तीनों इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। कहने का मतलब कौन कौन से हैं, समेशन x इक्वल टू 0, समेशन y इक्वल टू 0 और समेशन m इक्वल टू 0। ये तीनों इक्विलिब्रियम इक्वेशन हैं। तो ये तीनों इक्विलिब्रियम इक्वेशन की मदद से ये 4 रिएक्शन हमको पता है कि नहीं निकाल पाएंगे। 3 इक्वेशन की हेल्प से हम लोग 4 रिएक्शन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये तो ऐसे ही देख के पता चल चुका है कि ये जो स्ट्रक्चर है वो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है। इसको आप स्टैटिकली एक काम कीजिए, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी निकालिए। इसका डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी निकालिएगा r माइनस n करके, तो ये निकल के आ जाएगा रिएक्शन माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन। कहने का मतलब कि 4 माइनस 3 ये कितना आ जाएगा 1। ये 1 क्या इंडिकेट करता है, इसके ये 1 इंडिकेट करता है 1 जैसे ही देखें तो हम लोग कुछ कमेंट देखते ही कर सकते हैं। जैसे कि डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी जो है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी 0 नहीं आई, 0 से ज़्यादा आ गई। तो जैसे ही 0 से ज़्यादा आई तो हम लोग ये कमेंट कर सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, डिटर्मिनेट स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर है वो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है। ऐसा बोलने का मतलब कि हम लोग 3 इक्वेशन की मदद से 4 रिएक्शन को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसके बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स और एक्सियल फोर्सेस पे कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस स्ट्रक्चर को पहले डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में बनाएंगे, उसके बाद डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के बाद उसको कोलैप्स मैकेनिज्म मतलब उसका मैकेनिज्म अगर करवाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे ये सब हो रहा है। जैसे कि स्टैटिक डिटर्मिनेसी इसके पास जो है डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी कितना है 1 है। अगर ये डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी 0 हो जाता तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, डिटर्मिनेट रहता है। मतलब कि उसके पास नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ जो रिएक्शन होते हैं वो बराबर निकल के आते हैं। लेकिन फिलहाल ये 1 है, इसका मतलब ये स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है। तो 1 को 0 करने के लिए हमको कितना एक्स्ट्रा हिंज प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो 1 हिंज प्रोवाइड करना पड़ेगा। कि कहने का मतलब कि अगर इस स्ट्रक्चर के अंदर 1 हिंज दे देते हैं यहाँ पे, जैसे ही इस स्ट्रक्चर के अंदर 1 हिंज मैंने दिया, इस हिंज को जो बोलते हैं, इस हिंज को 3 हिंज आर्च भी बोलते हैं, क्योंकि 1 2 3 ये 3 जगह पे हिंज होने के वजह से इसको 3 हिंज आर्च बोलते हैं। इसका एक खास प्रॉपर्टी है, खास प्रॉपर्टी इसका खुद डिटर्मिनेसी ही है, क्योंकि ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट है। इसके सारे रिएक्शन फाइंड आउट हो सकते हैं और इसके अंदर कोई स्ट्रेस मतलब अब वो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसके अंदर कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं, थर्मल स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, इलोंगेशन होने पर कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। तो वो सब डिटेल में नहीं जाएंगे। फिलहाल हम लोग ये देखते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है वो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। आपको देखिए 2 हिंज आर्च कैसा स्ट्रक्चर था कि स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट था। 3 हिंज आर्च कैसा स्ट्रक्चर है, तो स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। तो कैसे डिटर्मिनेट है ये भी देख लीजिए। नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 तो था इसके पास, एक एक्स्ट्रा आ गया। ये एक्स्ट्रा क्या आया, ये जो एक्स्ट्रा आया वो क्या आया, इसको ए नाम दे देते हैं। एक्स्ट्रा जो एक आया है वो ये आया है कि इन तीनों के साथ साथ जो है ये बेंडिंग मोमेंट एट ए जो है वो 0 हो गया। तो ये एक्स्ट्रा इक्वेशन आया जिस इक्वेशन को हम लोग यूज कर सकते हैं ये सब अननोन को फाइंड करने में। तो इसका मतलब ये 3 और 1 जो है ये n इक्वल टू 4 हो गया। तो अब इसके जब स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी को निकालिएगा, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी को, तो ये 4 माइनस 4 जो कि 0 निकल के आ जाएगा। तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि ये जो स्ट्रक्चर है वो स्टैटिकली डिटर्मिनेट है, डिटर्मिनेट है। ध्यान दीजिएगा, जो 2 हिंज आर्च था वो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट था, जो 3 हिंज आर्च है ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट है। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोनों केस में जो स्ट्रक्चर है वो हमारा स्टेबल ही है, क्योंकि ds हमारा या तो 0 है या तो 0 से ज़्यादा है। जब तक वो 0 से कम नहीं होता है तब वो जाकर अनस्टेबल होगा। लेकिन ये दोनों केस में, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट के केस में भी और स्टैटिकली डिटर्मिनेट के केस में भी, दोनों केस में जो स्ट्रक्चर था उसका डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। इसलिए दोनों केस में जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारा, दोनों केस में जो स्ट्रक्चर था वो स्टेबल था।
इस केस में बोल सकते हैं कि ये अगर इस पर कोई लोड अप्लाई होता है तो इस लोड को ये रेजिस्ट करेगा, इस लोड को रेजिस्ट करने के साथ साथ ये बेंड करेगा, ना कि रोटेट करेगा। रिजिड बॉडी रोटेशन इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा, तो इसलिए इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये स्टेबल है। अब ध्यान दीजिएगा, अब उसको स्टेबल को अनस्टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे? अनस्टेबल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक एक्स्ट्रा हिंज पुट करेंगे यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा, ये हिंज, दोनों हिंज जो है वो स्ट्रक्चरल हिंज या फिर प्लास्टिक हिंज दोनों हो सकता है। तो जैसे ही 2 हिंज मैंने पुट किया तो ये स्ट्रक्चर 2 हिंज पुट करने के बाद इसका एन कितना आ गया? 3 और +1 और एक्स्ट्रा 3 + 1 ये हिंज का था और एक और 1 ऐड कर दीजिए। ये कौन सा हिंज का है? ये इस हिंज का है। ये हिंज क्या इंडिकेट करता है? इसको अगर बी बोल देते हैं तो ये इंडिकेट करता है कि बेंडिंग मोमेंट एट बी = 0, जो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन है हमारे पास इन तीनों के अलावा। इक्विलिब्रियम इक्वेशन के अलावा हमारे पास 2 अलग से इन्फॉर्मेशन और हैं। कौन कौन से? दोनों हिंज के, कि दोनों हिंज पे बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो 0 निकल के आएगा। 2 इक्वेशन, 2 एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का मिल गया। इसका मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलने का मतलब n = 5 हो गया। अब n = 5 हो गया तो अब अगर स्टैटिक डिटरमिनेसी को निकालिएगा तो r - n, मतलब कि टोटल अननोन है वो 4 है और हमारे पास इक्वेशंस निकल के आ गए 5। तो अब जब निकालिएगा तो जो स्टैटिक डिटरमिनेसी आया, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी वो माइनस निकल के आ गया। अगर जैसे ही स्टैटिक हमारे पास डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निगेटिव निकल के आया, अब हम लोग कमेंट कर सकते हैं जो ये स्ट्रक्चर है ये कैसा स्ट्रक्चर है? ये एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। ये एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। और जैसे ही ये अनस्टेबल हुआ इसका मतलब इसका मैकेनिज्म अकर कर जाएगा। इसका मतलब जैसे ही अगर कोई लोड लगाते हैं यहाँ पे एक्सटर्नल, अगर कोई लोड एक्स्ट्रा लगाते हैं तो ये ऐसा, इसका शेप तुरंत बेंड कर जाएगा। ये कुछ ऐसा वैसा बन जाएगा, उल्टा सीधा, समझ रहे हैं? ये स्टेबल नहीं रह जाएगा। ये उसके बाद फिर ये पहले से ही जो बीम थे ये बेंट थे, तो ये जो स्ट्रक्चर होगा वो अनस्टेबल बिहेव करेगा। अनस्टेबल बिहेव करने का मतलब कि इसके पास इतना प्रॉपर हिंज जनरेट हो गया, इसके पास प्रॉपर हिंज आ गया, जिसके बदौलत ये अब रिजिड बॉडी रोटेशन हो सकता है इस बॉडी का, और ये मैकेनिज्म कर सकता है इस बॉडी का, इस बॉडी का मैकेनिज्म हो सकता है। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, हमको टोटल हिंज कितना लगाना पड़ा? 1 और 2। ये 2 हिंज कहाँ से निकल के आया? क्योंकि स्टार्टिंग में अगर 2 हिंज आर्च की बात किया जाए तो उसकी डिग्री ऑफ डिटर्मिनेसी जो थी वो स्टार्टिंग में 2 हिंज आर्च की डिग्री ऑफ डिटर्मिनेसी कितना निकल के आई थी? ds = वो 1 निकल के आया था। तो 1 निकल के आया था, तो इसका मतलब उस स्ट्रक्चर को डिटर्मिनेट बनाने के लिए हमको 1 हिंज लगाना पड़ेगा, और उस स्ट्रक्चर का मैकेनिज्म करवाने के लिए हमको ds+1 यानी कि 1 + 1 यानी कि 2 हिंज लगाना पड़ेगा। ये ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन इसको ये एक मतलब पूरा सॉलिड रूल नहीं है ये कि किसी भी स्ट्रक्चर को स्टेबल अनस्टेबल बनाने के लिए हमेशा ds+1 के बराबर हिंज लगाना ही पड़ेगा। ये आगे समझ में आएगा अभी नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे किस स्ट्रक्चर का मैकेनिज्म, किसी स्ट्रक्चर का फेलियर कैसे अकर करता है, उसमें ज़्यादा डिटेल में देख पाएंगे। अब वो आगे अभी हम लोग आगे कोर्स में ये भी देखेंगे कि ds+1 से कम हिंज पे भी अनस्टेबल हो सकता है, ds+1 से ज़्यादा हिंज भी बन जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये पक्का है कि ds+1 हिंज लगाने के बाद ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, वो निगेटिव निकल के आ जाएगी। तो इसका अनस्टेबल होना तय है। तो अनस्टेबल होना तय है, लेकिन ये जो अनस्टेबिलिटी होगी वो ऐसा नहीं है डाई हार्ड, जो इसको रूल मत बनाइएगा कि ds+1 हिंज लगाने के बाद ही स्ट्रक्चर अनस्टेबल होगा। उससे कम स्ट्रक्चर पे ही, उससे कम हिंज पे भी वो अनस्टेबल हो सकता है, या फिर उससे ज़्यादा हिंज पे भी वो अनस्टेबल हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, लेकिन ये पक्का है कि ds+1 हिंज बनाने के बाद वो स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाएगा। तो सीधा सीधा हम लोग एक कंक्लूजन देख लेते हैं, एक ओवरव्यू देख लेते हैं सारे जो अभी तक डिस्कस किए इन सब चीज़ों का। तो चलिए कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन ये है कि आज के लेक्चर में हम लोग ये चीज़ सीखें कि अगर किसी स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को डिटर्मिनेट बनाना होगा तो जो हम लोग उसके अंदर हिंज का एडिशन करेंगे वो इसके स्टैटिकली जो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी है उसके बराबर हिंज को ऐड करना पड़ेगा हमको। ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को डिटर्मिनेट में बनाना होगा, हमको किसी स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को डिटर्मिनेट बनाना होगा तो हमको उसके डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी के बराबर हिंज को ऐड करना पड़ेगा। चाहे वो हिंज प्लास्टिक भी हो सकता है, चाहे वो हिंज इलास्टिक भी हो सकता है। कहने का मतलब कि चाहे वो हिंज स्ट्रक्चरल हिंज हो सकता है या फिर वो प्लास्टिक हिंज हो सकता है। मैंने यहाँ पे गौर करके लिखा है, मतलब यहाँ पे फोकस करके लिखा है प्लास्टिक हिंज को, क्योंकि मैं प्लास्टिक के नजरिए से ही कंसर्न हूँ। इलास्टिक की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। इलास्टिक, अच्छा इलास्टिक हिंज प्रोवाइड करके, स्ट्रक्चर हिंज प्रोवाइड करके आप इसको मैकेनिज्म करवा के क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। वो ऑलरेडी फेल होगा, वो कोई लोड बियर नहीं कर पाएगा।
प्लास्टिक हिंज के पास एक रेजिस्टेंस होता है, इसलिए हम लोग प्लास्टिक हिंज को प्रोवाइड करते हैं या फिर प्रोवाइड नहीं करते हैं, बेसिकली लोड को कुछ ऐसा करते हैं कि प्लास्टिक हिंज बन जाए। ठीक है, तो प्लास्टिक हिंज हमको कितना बनाना पड़ेगा किसी स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को डिटरमिनेट करने के लिए, उसके ds के बराबर। ds क्या है? डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी के बराबर हमको हिंज को ऐड करना पड़ेगा एक स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को डिटरमिनेट बनाने के लिए। ठीक है, अगर किसी स्ट्रक्चर का सेम उसी तरह हम लोग ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी स्ट्रक्चर का मैकेनिज्म भी अगर करवाना होगा, अगर किसी स्ट्रक्चर का मैकेनिज्म करवाना होगा, यानी कि उस स्ट्रक्चर को अनस्टेबल बनाना होगा, अगर किसी स्ट्रक्चर को अनस्टेबल बनाना होगा तो उसके डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी में एक जोड़ के हमको उतना हिंज प्रोवाइड करना पड़ेगा किसी स्ट्रक्चर के अंदर। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों सेम चीज़ है, मतलब बेसिकली एक हिंज का डिफरेंस है। अगर किसी भी स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को डिटरमिनेट बनाना होगा तो ds बराबर हिंज ऐड करना पड़ेगा। अगर किसी स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को सीधा मैकेनिज्म करवाना पड़ेगा या फिर अनस्टेबल बनाना पड़ेगा, तब उसको ds+1 के बराबर हिंज उसमें प्रोवाइड कराना पड़ेगा, चाहे वो हिंज प्लास्टिक भी हो सकता है, चाहे वो हिंज स्ट्रक्चर हो सकता है। तो हम लोग प्लास्टिक एनालिसिस से कंसर्न है, इसलिए हम लोग प्लास्टिक हिंज की बात करेंगे हर जगह अब। ठीक है, आगे अब हम लोग इलास्टिक हिंज की बात नहीं करेंगे या फिर स्ट्रक्चरल हिंज की बात नहीं करेंगे। हम लोग जहां भी बात करेंगे वो प्लास्टिक हिंज का ही बात करेंगे, क्योंकि प्लास्टिक हिंज के पास एक रेजिस्टेंस होता है मोमेंट का। कंक्लूजन याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीधा सीधा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सीधा सीधा इसी पॉइंट्स को पूछ लिया जाता है कि किसी स्ट्रक्चर को बताइए कितना हिंज ऐड करना पड़ेगा कि वो डिटरमिनेट हो जाए, या फिर कोई स्ट्रक्चर कैसे अनस्टेबल हो जाए, कितना हिंज ऐड करें, तो ये सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। होप ये स्टील के लेक्चर्स आपके लिए फ्रूटफुल हो रहे होंगे, आप इंजॉय कर रहे होंगे हमारे साथ स्टील पढ़ने को। तो ठीक है, अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर किसी दोस्तों को आपको स्टील पढ़ने की जरूरत है तो इस लेक्चर को शेयर कीजिएगा उसके साथ, ताकि वो भी अच्छे से स्टील को पढ़ पाए। थैंक यू सो मच।